बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान हूँ। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले अता तारड़ साहब ने एक चैलेंज किया है अरशद शरीफ साहब को और मुझे, और मैंने कॉल पढ़ा था कि आप कभी किसी को चैलेंज ना करें, लेकिन अगर कोई आपको चैलेंज करे तो उसे कबूल करने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो मुझे लगता है मैं कबूल कर सकता हूँ इस चैलेंज को। अता तारड़ ने जो चैलेंज किया वो मैं आपको बता दूँ, और मैं अता तारड़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ जनाब। मेरी एक दौर में इनसे दोस्ती भी रही है, बल्कि जब नून लीग के अंदर से मुझे खबरें चाहिए होती थी तो एक दौर में अता तारड़ साहब को फ़ोन करते थे तो ये खबरें दे देते थे। जब मैं रिपोर्टर होता था तो ये मैं बता दिया करते थे, उसके बदले में हम ये करते थे कि इनका एक आधा विजुअल जो है वो टीवी पे चला देते थे, तो उससे ये भी खुश हो जाते थे, बतौर रिपोर्टर हमें भी खबरें मिल जाती थी। ऐसे ही करते हैं रिपोर्टर नॉर्मली, कि वो एक आधा उसका विजुअल दिखा देते हैं उस बंदे को और वो अंदर की चीज़ें आपको बताता रहता है। तो बहरहाल इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक रहा है एक दौर में, लेकिन अब मैं एक ही दफ़ा जवाब दूंगा अता तारड़ साहब, आपको बार बार जवाब नहीं दूंगा, ना इतना टाइम होता है और ना इतना दिमाग है मेरा कि मैं आपको, क्योंकि आपने पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के मेरे मीडिया के साथियों के सामने मुझ पर और अरशद शरीफ साहब पर एक एलिगेशन लगाया और एक चैलेंज किया, तो मैं एक मरतबा आपको जवाब दूंगा, बार बार जवाब मैंने आपको नहीं देना, और ना मैं समझता हूं कि यह मुनासिब है। तो आपने जो कहा पहले मैं वो आपको बता दूं, आपने कहा कि आए बैठें 60 करोड़ के प्लॉट वाली जो कहानी है इसको जस्टिफाई करके दिखाएं। मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर आप जस्टिफाई कर देंगे तो। ओ भाई, मैंने लिया है 60 करोड़ का प्लॉट, मैंने लिया है, मेरे किसी रिश्तेदार ने लिया है, या अरशद शरीफ ने या उनके किसी रिश्तेदार ने लिया है। अगर तो हमने ये प्लॉट लिया है तो मैंने लिया तो मैं जस्टिफाई करूंगा। मेरे किसी रिश्तेदार ने, भाई ने लिया है, बहन ने लिया है, मेरे वालिद साहब ने लिया है, मेरी बेगम के नाम पे है, मैं जस्टिफाई करूंगा। और जब मैंने लिया ही नहीं तो मैं क्यों जस्टिफाई करूं? भाड़ में जाए जिसका प्लॉट है, और आप भी जाए भाड़ में जो सवाल पूछ रहे हैं। भाई जिसका प्लॉट है, जिसने लिया है, उसको जाके पूछो। आपकी हुकूमत है, मुझे पूछ रहे हैं 60 करोड़ का प्लॉट जस्टिफाई करूं? क्यों? मैं उसका गुमामा लगता हूं जिसको मैं जस्टिफाई करूं? मैं, आप इमरान खान की करप्शन लेकर आए, एक टके की जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा मैं कभी। मैं क्यों दूं? ना मैं उस पार्टी के अंदर हूं, ना मेरी वहां कोई रिश्तेदारी है, मैं क्यों उनकी जस्टिफिकेशन दूं? हां, अगर करप्शन हुई है और गलत तरीके से वो प्लॉट हासिल किया गया है तो आपकी गवर्नमेंट है, पकड़ो, जूते मारो, केस बनाओ, एहतसाब करो, लूट का पैसा बरामद करो। यह काम आपको करना चाहिए। यानी आप गलत आदमी से गलत बात कर रहे हैं। मैं वो आदमी हूं जिसने इसी सूबाई हुकूमत पे, जब आपकी जुबान नहीं खुलती थी उस्मान बुज़दार के खिलाफ, सहम के आप लोग बैठे होते थे अपने अपने घरों के अंदर, बात करने के लिए आप लोग तैयार नहीं होते थे। उस्मान बुज़दार का इतना खौफ था आपको। उस दौर में मैं वाहिद आदमी था जिसने 12 मरतबा उस्मान बुज़दार के खिलाफ स्टोरीज की और अलग अलग स्टोरीज की। उन्हीं की बुनियाद पे आप ये छलांगे छलूंगे मारते फिरते हैं। मेरी स्टोरीज है जिनको निकाल कर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सुनते हैं, सुनने के बाद आप उनके ऊपर इतनी इतनी ऊंची छलांगे मारते हैं, आप लोग खुदकते हैं। खुद तो आपने टके का काम नहीं किया अभी तक। हुकूमत आपकी है, इंक्वायरी करें, पकड़ के अंदर डालें। कम से कम शराब वाला जो लाइसेंस है उस केस में उस्मान बुज़दार को पकड़ के अंदर डाल दें आप, या फराक होगी को पकड़ के अंदर डाल दें आप, या उसका बंदा पकड़ लें उसको अंदर डाल दें आप, या इमरान खान और बुशरा बीबी ने करप्शन किया पकड़ के अंदर डालें आप। और मैं क्यों जस्टिफाई करूं उनकी करप्शन को? अगर उन्होंने करप्शन की है तो मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं? 60 करोड़ का प्लॉट, और भाई 160 करोड़ का हो या 60 रुपए का हो, वो जिन्होंने किया ना करप्शन वही भुगतेंगे और वही इसका जवाब देंगे। हां, मेरे ऊपर अगर कोई करप्शन का एलिगेशन है तो आप लेकर आइए, क्योंकि मैं किसी पार्टी का बंदा ही नहीं हूं। मैं क्यों किसी पार्टी को डिफेंड करूं? वो अपनी डिफेंड खुद ही करेंगे, अपना डिफेंस खुद ही करेंगे। हां, आपको डिफेंस जो है वो करने का शौक है पॉलिटिकल पार्टी को, और जवाब आपने देने हैं। अब चैलेंज आपने किया बैठने का, तो फिर बैठ जाएं जब दिल करे, जिस प्लेटफॉर्म पे दिल करे बैठ जाएं। मैं आ जाऊंगा, मेरे ख्याल में अरशद भाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर वो आना चाहते हैं तो वो भी आ जाएं। बल्कि वो आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हीं के प्रोग्राम में आप आ जाएं, मैं वहां आके बैठ जाता हूं और दे दें आप हमारे सवालों के जवाब। रिंग रोड का स्कैंडल मैंने ब्रेक किया, जिसके ऊपर आप लोग इतना फुदकते रहे, उछलते रहे। ये चीजें, काम तो हम कर रहे थे, छलांगे आप मार रहे थे। जो स्टोरीज है सारी की सारी अरशद शरीफ की, उसके ऊपर आप अपना बयानिया कायम करते हैं। कल आप लोगों को हम और हमारी स्टोरीज अच्छी लगती थी, आज आप लोगों को हम और हमारी स्टोरीज बुरी लगती हैं। तो चैलेंज जो है ना वो इमरान खान को करें जाके, या उनकी पार्टी के किसी बंदे को करें चैलेंज, और उनसे पूछें कि उन्होंने 60 करोड़ को डिफेंड करना है या नहीं करना। मैंने नहीं करना किसी की करप्शन को डिफेंड, जो करप्शन करे वो भुगते। अब आ जाए इस बार, और आपने तो वैसे ही एहतसाब का कानून ही खत्म कर दिया। अब आप कैसे उनकी करप्शन पकड़ेंगे, कैसे उनको सजा दिलाएंगे?
यानी एहतसाब का जो एक कानून पाकिस्तान में मौजूद था उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। इस किस्म का एनआरओ 2 लिया है कि आप अगर फराग गोगी ने करप्शन की भी है तो आप कैसे उसको पकड़ेंगे? अगर साबिका खातून अव्वल ने या इमरान खान ने करप्शन की भी है तो आप कैसे पकड़ेंगे? सारा का सारा एहतसाब का निजाम ही उड़ा के रख दिया आपने। ये आपने इस मुल्क के ऊपर एहसान किया है और जस्टिफाई करने का आप मुझे कह रहे हैं। आ जाए दूसरी बात पे। आपने कहा कि आप हिस्सेदार हैं इदारों पर जो हमले होते हैं। अरशद शरीफ साहब और इमरान रियाज खान साहब किस फौज को गालियां देते हैं जो हमारी सरहदों की मुहाफिज है? माशाल्लाह, वैसे तौबा करनी चाहिए, कानों को हाथ लगाने चाहिए। कौन बंदा क्या बात कर रहा है? खुदा का नाम लो यार, पहले अपने गिरबान में आप झांक लो। मैंने कहा मैं एक ही दफा जवाब दूंगा, बार बार जवाब नहीं दूंगा। अरशद शरीफ साहब का प्लेटफॉर्म हाजिर है, वहां पे आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ के बात कर लेते हैं। अब मुझे जरा चंद सवालों के आप जवाब दे दें और बैठ के जवाब दे दें हमारे सामने कि मनी ट्रेल जो है शरीफ खानदान की, ये जस्टिफाई कर दें आपके ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये कैसे बने बरतानिया में। इसी बुनियाद पे सजा हुई ना नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इसी बुनियाद पे हुई। तो आप साबित कर दें कि ये कैसे बने, जवाब दें ना, मनी ट्रेल का जवाब दे दें। आज तक आप नहीं दे सके। मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे कैसे आए, अरबों रुपए, देना जवाब बैठ के, क्योंकि आपको डिफेंड करना है एक पॉलिटिकल पार्टी को, मैंने नहीं करना। मैंने आप लोगों के ऊपर आपके केसेस निकाल निकाल के बताने हैं और आपने जवाब देना है। उधर फराग होगी ने अगर करप्शन किया तो उसने जवाब देना है या उसकी पार्टी ने देना है, और इधर आपने अगर करप्शन किया तो आप लोगों ने जवाब देना है। मकसूद चपड़ासी को जस्टिफाई करो, आ जाओ, बैठ जाओ जब दिल करे। बीबीसी पे आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री चली है और उसमें कहा गया है कि पेंट हाउस पायरेट्स, यानी आप लोगों को डाकू करार दिया गया है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में। उसको चैलेंज करो ना जाके, या आ जाओ बैठो, उस पर बात करते हैं। कैलिबरी फ्रंट कब और किसने ईजाद किया और कैलिबरी क्वीन किसको कहते हैं, इसके ऊपर बैठो, आओ बात करते हैं। प्लेटलेट्स नवाज शरीफ के अचानक नीचे और ऊपर कैसे आते जाते रहे, और बरतानिया के जिस अस्पताल में नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्टें छुपाई हुई हैं क्लासिफाई करवा के, वो रिपोर्टें तो निकाल के ले आओ, जरा बैठ के बात करते हैं उसके ऊपर कि कैसे 2 नंबर तरीके से प्लेटलेट्स नीचे और कैसे 2 नंबर तरीके से प्लेटलेट्स ऊपर जाते रहे हैं। और फिर यह बताएं कि इदारों को गालियां किसने दी और इदारों से इख्तलाफ किसने किया। एक लफ्ज निकालें फौज के खिलाफ जो मैंने बोला, एक लफ्ज जो मैंने फौज के खिलाफ बोला, एक लफ्ज, एक जुमला, एक लफ्ज फौज के खिलाफ बोला हूं मैंने। चले मैं चैलेंज करता हूं अरशद शरीफ के बिहाफ पे कि अरशद शरीफ ने फौज के खिलाफ एक लफ्ज या एक जुमला बोला हो तो निकालें आप। और हम एक पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इन चोरों और डाकुओं को जिनके केसेस अभी निपटे ही नहीं है, अदालतों से सजा याफ्ता हैं, बेचारे जमानतों के ऊपर हैं, इनको लाके मुल्क के ऊपर जब ये मुसल्लत हो रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं? आप तो बंदों को लेकर भी आ जाते हैं, रोका क्यों नहीं? और ये हुकूमत कैसे चल सकती है बगैर एल्फी के? हम सवाल उठाते हैं। हमारा पॉलिसी के ऊपर एक इख्तलाफ है, न्यूट्रल हो जाने की पॉलिसी के ऊपर एक इख्तलाफ हमारा है। हम तो फौज को गाली नहीं देते इस बुनियाद पे, हम तो सिर्फ अपना एक नुक्ता नजर पेश करते हैं। जो इख्तलाफ राय है वो हम किसी से भी कर सकते हैं, अमेरिका से कर सकते हैं, यूरोप से कर सकते हैं। ये कोई रिलीजियस मामला तो नहीं है जिसके ऊपर आप इख्तलाफ राय नहीं कर सकते। यहां पे तो बड़ी बड़ी चीजों पे लोगों का इख्तलाफ हो जाता है। तो अगर आपके एक इदारे के अंदर आपको लगता है एक चीज गलत हुई है, अदालत के फैसले के बाद भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, यानी आप फैसला तस्लीम कर दें लेकिन अपनी राय आप दे सकते हैं उसके खिलाफ। तो इस तरह हमारा एक इख्तलाफ है। हमने कभी इदारों को गालियां नहीं दी। वो कौन है जिसके जलसों में इदारों को यह कहा गया कि ये दहशतगर्द है? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये मरियम नवाज ने नारे लगाए और तालियां बजा बजा के और मुस्कुरा मुस्कुरा के नारे लगवाए। जनरल बाजवा को, जनरल फैज को और दीगर जनरल्स को जो सर्विंग है उनको नाम ले लेकर किसने उनको कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, और उनके ऊपर संगीन नताइज की धमकियां भी दी और उनके ऊपर संगीन तरीन इल्जामात भी लगवाए। कौन था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ था। आपकी पूरी पार्टी थी। चौकों और चौराहों में आपने फौजियों को गालियां दी और आपकी लीडरशिप ने दी। तो जवाब इसका आप दें। मैं और अरशद शरीफ एक जुमला निकालें जो हमने फौज को गाली दी हो या फौज के साथ बदतमीजी की हो। हम आपको बेशुमार ऐसे जुमले दिखाएंगे जहां पे आपने फौज को ना सिर्फ बुरा भला कहा बल्कि उनको दहशतगर्द कहा, बल्कि आपने खड़े होकर फौज की तौहीन करवाई और खुद की भी है। फिर मुझे यह बताएं, एक और सवाल आपसे पूछूंगा जब बैठेंगे तो, दिल करे तो इन सवालों के जवाब वैसे ही दे देना आप, बैठने की अगर जरूरत नहीं महसूस हो रही तो फिर भी दे दें आप, कि कैसे एक इश्तिहारी जो है वो वजीर आजम के साथ हर गैर मुल्की दौरे में शामिल हो जाता है? बताएं ना। चलें इसका जवाब अदालत में जाके देते हैं। अदालत में यह केस उठाया जा रहा है।
सलमान शहबाज एक इश्तिहारी मफरूर पाकिस्तान का मुल्जिम है, आता ही नहीं वापस, पाकिस्तान आता ही नहीं। लेकिन उसके वालिद साहब जहां भी जाते हैं बैरून मुल्क दौरे पे, वो साथ नत्थी हो जाता है और सरकारी प्रोटोकॉल भी लेता है, मौजे भी करता है। कैसे हो सकता है कि एक इश्तिहारी मुल्जिम मुल्क के वजीर आजम के साथ सरकारी दौरों पे मौजे कर रहा है? इसका भी जवाब लेकर आ जाओ अगर ला सकते हैं तो। और वो वापस क्यों नहीं आता? मेरे ख्याल में इतना ही जवाब मुझे आपको देना था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैंने कुछ कहना भी नहीं है आज के बाद आपको। हां, अगर बैठने को दिल करे तो किसी प्रोग्राम में आकर बैठ जाना, मैं भी वहां पे आ जाऊंगा। अरशद शरीफ साहब के ही प्रोग्राम में चले जाए, वो भी वहां पे बैठे होंगे, तो बैठो आके बात कर दो, दोनों ही आ जाओ। जो आपके साथ बैठे होते दूसरे साहब मलिक साहब, उनको भी आप साथ लें, आके बैठ के बात कर लें। ये कोई इतना बुरा नहीं रहेगा, लोग इसको देखेंगे, हमें पता चले कि आपके पास किन चीज़ों के जवाब है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, किसी भी पार्टी की करप्शन जो है ना, वो हमारे खाते में नहीं डालनी। वो अपना अपना जवाब सारे खुद देंगे। वो पंजाबी की एक मिसाल है, जिनने खादियां गाजरा टेढ़ो ना दे पीर, जो गलती करेगा सजा वो भुगतेगा। और हम कहते हैं मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये अपनी अपनी करप्शन खुद ही जस्टिफाई करें, हमारी निकालो करप्शन एक टके की, लेकर आओ कोई एक चीज कि ये वो काम है इमरान रियाज खान जो तुमने किया था इलीगल, या ये वो काम है जहां पे तुमने एक करप्शन की हुई है। और मैंने तो इस मुल्क में कारोबार ही नहीं किया, एक दो मरतबा ट्राई की, वो तबाह हो गया, उसके बाद मैंने कभी इस मुल्क में कारोबार ही नहीं किया, इस डर से कि कहीं ये ना हो कि मैं अपनी पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं कारोबार के लिए। मैं तो इतना मोहतात रहा हूं इस सारे मामले में। तो जनाबे अली, मेरी करप्शन या अरशद शरीफ की करप्शन निकाल के लाएं, दूसरों की करप्शन हमें ना सुनाएं और अपनी करप्शन के आप लोग जवाब दें। अब मैं आपको बेहिसी का एक आलम आपको बताता हूं। मरियम नवाज साहबा के जलसे का एक सीन है, वो मुझे बहुत दुख हुआ देखने के बाद। एक तो जलसा उनका हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल ही छोटा था जलसा, और उनके जलसे में लोगों ने लोटा 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 के नारे लगा दिए नजीर चौहान को देखकर। ये जीतेगा इलेक्शन, ये कैसे जीतेगा इलेक्शन? उसको मरियम नवाज के सामने लोग नीचे खड़े होकर लोटा लोटा कह रहे हैं। पूरे लाहौर शहर से इकट्ठा करके एक छोटा सा जलसा किया पार्क के अंदर, इतनी सिक्योरिटी के बाद। और वहां पे जिस बंदे को साथ खड़ा किया वोट लेने के लिए, नीचे से पब्लिक कह रही है कि लूटा है ये। और मरियम नवाज ने एक नई डेफिनेशन दी है, जैसे नया कैलिबरी फॉन्ट दिया था ना। हमेशा ये चीजों को कानून ही बदल देते हैं, तारीख ही बदल देते हैं, अपना फायदा या नुकसान हो तो। वहां कह रही है लोटा वो होता है जो हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन में आए, वो लोटा नहीं होता। जो अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत में जाए वो लोटा होता है। वैसे हद हो गई है। जब बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गिराई थी तो लोटा किसने बनाया था? मियाँ साहब ने बनाए थे, तो वो लोटे नहीं थे। जब मियाँ साहब को हटाए कोई तो जो छोड़ के चला जाए वो लोटा। यानी मेरी तो समझ से बाहर है, इनकी मंतक समझ ही नहीं आती। और लोगों ने मुंह पे फैसला सुना दिया कि हमने आपके उम्मीदवार को नहीं जितवाना। अब दूसरी खबर दे दें इसी में। ये जी एक मियाँ खालिद है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोटा है। PP 140 के अंदर ये इलेक्शन लड़ रहा है शेखुपुरा से। ये पब्लिक के अंदर आया, इसने गलती कर दी, झंडे वंडे लगे हो तो PMLN के ये आ गया पब्लिक में। लोगों ने जो लोटा लोटा के नारे लगाए, वो विजुअल देख के मैंने इबरत हासिल की है। और तमाम पॉलिटिशियंस को उसको देखकर इबरत हासिल करनी चाहिए कि कभी भी आप किसी को धोखा ना दें, कभी भी आप किसी से फ्रेब ना करें, कभी भी आप अपने ईमान का सौदा ना करें। आप अपना ज़मीर जब बेचते हैं तो बाद औक़ात अल्लाह ताला इस तरह के हालात आपको दिखाता है। ऐसी मट्टी पलीत की है लोगों ने, PMLN के लोगों ने भी और PTI के लोगों ने भी। लोटा लोटा के इतने नारे लगाए और हर बच्चा बड़ा जवान सारे ये नारे लगा रहे थे, इतनी तौहीन। और उसके बाद ये वहां से इनको जनाब को निकलना पड़ गया। तो ये तो जनाब इनकी सूरत हाल है। बिजली की सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि 8000 मेगावाट का लगभग अब इस वक्त शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में। कई इलाकों में 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है कई इलाकों में। और इस इंपोर्टेड सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि यह पहली मरतबा ऐसा होगा कि ईद उल अजहा पर 5 छुट्टियां दे रहे हैं ईद की, तो पहली मरतबा ऐसा होगा कि ईद उल अजहा पर भी लोड शेडिंग होगी। क्यों? नालायक, निकम्मे, ना तजर्बाकार है। तजर्बा सिर्फ लूट मार का है। तजर्बा सिर्फ इस बात का है कि मुलाजमों के अकाउंटों में पैसे कैसे डालने और वहां से पैसे निकाल के मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे ले जाना है और वहां पे प्रॉपर्टीज कैसे खरीदनी है। तजर्बा सिर्फ इस बात का है। और इसी तजर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तान में सियासत भी करते रहे, खाते भी रहे, खिलाते भी रहे। लेकिन अब जब मुल्क चलाना पड़ा है तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। यानी अब बकरा ईद के ऊपर, ईद के दिनों में भी पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि आपको बदतरीन लोड शेडिंग का पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ेगा। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं पाकिस्तान में, कराची के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है। लगभग 85-100 अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर। बहुत सारे बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। मैं आपको ये खबर
मेरे सामने यहाँ पे थी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और इस खबर को पढ़ने के बाद मुझे खासा दुख हुआ है। यानी जो कराची में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो शदीद बहरान का शिकार हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी लागत बहुत बढ़ गई है। अब क्योंकि जब आपकी लागत बढ़ जाती है तो आप एक चीज बनाते हैं 100 रुपए की, तो वो आप 80 रुपए की नहीं बेच सकते। तो ऐसे मौके पर सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं और आप ये करते हैं कि मेरी कॉस्ट नीचे आ जाए, मैं कॉस्ट खत्म करूं, जो पैसा बचा हुआ उसको बचा लूं, ये कारोबार भी फिलहाल बंद कर दें, लोगों को तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, लोग अपने घर जाएं। तो यही वो कर रहे हैं। और क्योंकि सस्ते ऑर्डर्स हैं, दुनिया के साथ आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, या बिजली और गैस सारी चीजें उन्होंने महंगी कर दी हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फैक्ट्री मालिकान ने यूनिट बंद करके हजारों अफराद को नौकरियों से फारिग कर दिया है और सिर्फ एक एरिया के अंदर 85-100 अफराद बेरोजगार हो गए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और बम गिराया पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर और उन्होंने ये कहा कि सब्सिडी सिफर करनी है हमने IMF के मुआहदे के मुताबिक। और IMF ना सिर्फ सब्सिडी सिफर करवाएगा बल्कि इस इंपोर्टेड सरकार से वो सबसे ज्यादा जो मुतालबा कर रहा है वो यानी ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये भी खत्म करते हैं, ये भी खत्म करते हैं, पब्लिक को और डंडे मारते हैं और जलील करते हैं। एहतसाब वाली बात आप हमारे साथ ना करें। वो ये कहते हैं कि जनाब एहतसाब का निजाम सेट करो पाकिस्तान में, लूट मार तो आप लोगों ने कर देनी है। पहली मरतबा इमरान खान ने एहतसाब का निजाम ठीक किया था, इतनी बड़ी बड़ी रिकवरीज पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रही थी। ये क्या कर दिया इन लोगों ने आके, सारा का सारा एहतसाब का निजाम तबाह कर दिया। अब IMF ये कह रहा है कि यहां पे एहतसाब जो है वो ठीक होना चाहिए, लेकिन उस हवाले से इनका कोई इरादा नहीं है। ये पब्लिक को पीस के रख देंगे लेकिन NRO 2 के बगैर ये सांस नहीं लेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।